हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस टॉपिक में हम आज मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य। तो बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जब अंत हुआ तो उस टाइम पे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के अपने जो स्थानीय शासक थे, वो जो हिंदू शासक थे, उनसे झगड़े रहते थे। और उन्हीं में से जो उसका एक गवर्नर था दौलत खां लोधी, दूसरा उसके चाचा आगा खां, और हिंदू शासक राणा सांगा, इन तीनों ने मिल करके बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध के लिए आमंत्रित किया। वहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो ये आ गया आपको के पास में कि हाँ, मुगलों ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था। इस एरिया में इन लोगों ने शासन किया था। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड की। तो ये 1526 से और 1707 तक इन्होंने शासन किया। और इसमें देख जानेंगे हम प्रमुख जो शासक, इनकी नीतियाँ, यहाँ की राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इस टाइम पे जो समाज था, और मुगल साम्राज्य में जो स्थापत्य स्थापित हुआ, उन सब चीज़ों पे हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं इनका। कभी कभी बोलते हैं कि हाँ, इनका क्रम याद नहीं रहता। तो इनका क्रम याद रखने का एक ही तरीका है, एक ट्रिक है, बहू आज सहो। जैसे नई बहू आती है, बहू आज सहो, ये हो गई आपकी ट्रिक, बहू आज सहो। ठीक है। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको शेरशाह सूरी को डाल देना है बस। ठीक है। तो वैसे हो गया बाबर, उर्फे हुमायूं, बीच में आपको शेरशाह सूरी डालना है। उसके बाद आता अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1536 से। इनका टाइम पीरियड जरूरी नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है कि हाँ, कौन किसके समकालीन था, जैसे प्रमुख संतों को उठा करके, सूफी संत हो गए, ये भक्ति संत हो गए, उनको उठा करके, तो इस वजह से इनका टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है। 1526 से 30, 30 से 40, 1540 से 55, 1556 से 1605, फिर जहांगीर आया 1605 से 27, 27 से 1658 शाहजहां, और 1658 से 1717। और उसके बाद औरंगजेब। इनका टाइम पीरियड 1707 है, ये 1717 की जगह। और ये बाबर फिर से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ये दूसरा टॉपिक है, बाबर फिर से नहीं लिखा गया, ये पहला टॉपिक। तो ये हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर 1526 से 30 इनका टाइम पीरियड था। तो बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा, जो फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? जून 1494 में बैठ गया था। ठीक है। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। यानी मुगल शासक ऐसा कौन था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की? बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। बाबर ने भारत पर कितना 5 बार आक्रमण किया? प्रथम अभियान 1519 में। कब प्रथम अभियान? 1519 में। किसके विरुद्ध? ये यूसुफ जाई जाति थी एक, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, आज के पाकिस्तान और ये पंजाब हरियाणा के जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो प्रथम अभियान इसने यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया। इस अभियान में बाजोर और भेड़ा को अपने अधिकार में ले लिया। कहाँ थे ये? राजस्थान में। बाबर को अपनी उदारता के लिए भी जाना जाता है, और उदारता के लिए ही इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। आगे बात करते हैं। बाबर को मुबैया नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। ये आपको ऐसे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। बाबर, अभी पीछे कल पढ़ा था, पिछली वीडियो में आप देख लेना सूफी संतों के बारे में। तो बाबर सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर की मृत्यु की बात करें तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में। पहले से
आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन जो इसकी इच्छा थी कि हाँ उसको काबुल में ही दफनाया जाए, तो बाद में इसे काबुल दफनाया गया। इसमें क्वेश्चन भी पूछा है कि हाँ इन कौन कौन से शासकों की कब्र भारत में नहीं है, तो इसमें से एक बाबर ही है जिसकी कब्र भारत में नहीं है, अफगानिस्तान में है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, क्या, तुजू के बाबरी। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में यही पूछा हुआ है कि बताओ जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में। तो वहाँ पे कई चार ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि हाँ किस में, तो तुर्की भाषा में लिखी, जिसे अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में लिखा और एस बेबरी ने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इसके द्वारा, बाबर के द्वारा यदि स्थापत्य की हम बात करें तो इसने 3 मस्जिदों का निर्माण कराया। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, आगरा और संभल की मस्जिदों का निर्माण कराया। ये बाबर के साथ जब बाबर भारत आया तो एक चित्रकार भी इसके साथ आया था, उसका नाम था विजहाद। अब बात करें जो बाबर ने युद्ध लड़े उनके बारे में, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और इनकी हमने ट्रिक भी बनाई। पानी, खाना, चंद्र को यानी चंद्रमा को दो की जगह हमने गो कर लिया। और दूसरे साइड में है इरमा यानी ई से, एक तरफ हो गया बाबर, एक तरफ को मान लेते हैं हम बाबर, एक तरफ हो गया इरमा। ई से इब्राहिम लोदी, रै से राणा सांगा, तीसरा मैं से मेदनी राय और ए से अफगान। ठीक है, तो युद्ध के बाद जानते हैं युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, अभी पीछे हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। तो 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया। विजयी कौन हुआ, इसमें बाबर विजयी हो गया। आगे बात करें खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1500, ये इनका भी एक क्रम है, 26, 27, 28, 29। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ की हमने ट्रिक बनाई दी है, पानी खाना चंदे में को। और इरमा की हम बात करें, यहाँ से ई लिया, यहाँ से रै लिया और यहाँ से मैं लिया और यहाँ से अफगान लिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हम जानते हैं पहला हो गया खानवा का युद्ध की बात करें तो ये खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। किस किस के बीच, राणा सांगा और बाबर के मध्य। भाई राणा सांगा ने तो एक बार को आमंत्रित भी, राणा सांगा ने तो भी तो साथ था आमंत्रित करने में इब्राहिम लोदी के, लेकिन उसके बावजूद जब ये लाइन पे नहीं आया तो इसके खिलाफ भी बाबर ने युद्ध छेड़ दिया और इसको हराया। यहाँ भी बाबर विजयी हुआ। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, यह है 1528 में। किसके बीच हुआ, मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। आगे होता है घाघरा का युद्ध 1529 में, तो इसमें महमूद लोदी अफगान पर जो नुसरत शाह था बंगाल का, ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ बाबर था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। अब आगे बात करते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम, फैक्ट है यहाँ पर, बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग किसमें किया, पानीपत के प्रथम युद्ध में। युद्ध मोर्चे पर तुगलमा और रूमी नीति अपनाई। इसमें कुछ नहीं है कि पूरी सेना को एक तरफ करके और यहाँ से घेरने के बाद में अटैक करना, इस तरीके से ये तुगलमा और रूमी नीति किसने अपनाई, बाबर ने। दूसरा, तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, पानीपत के युद्ध में बाबर ने। बात करें खानवा युद्ध में, जब खानवा का युद्ध हुआ तो इसने गाजी की उपाधि धारण की और इसने जिहाद का नारा दिया। घाघरा का युद्ध बात करें तो ये एक बार पूछ लिया था, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछ सकता है कि जैसे घाघरा का युद्ध है तो घाघरा का युद्ध मतलब किस शहर के निकट हुआ, तो ये गोरखपुर के निकट हुआ था। आगे बात करें उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये बाबर के जो सेना थी उस सेना में दो इम्पोर्टेंट ये मुख्य निशानेबाज थे। आगे बात करते हैं हम हुमायूं की। बाबर के बाद हुमायूं, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। इससे पहले वह मतलब बाबर के समय ये कहाँ का सूबेदार था, तो ये पूछ सकता है आपसे, ये बंदकसा का सूबेदार था। ठीक है, हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। भाई जैसे ही हुमायूं को बाबर ने आदेश दिया था उसी तरीके से हुमायूं ने अपने भाइयों में पूरा राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो किसको क्या क्या मिला था, इसमें कामरान को काबुल और कांधार का एरिया दिया गया, अस्करी को संभल का क्षेत्र मिला, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ मिले, और एक खुद खुद हुमायूं था ही, चार तो ये हो गए। लेकिन अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को इसने, जहाँ का ये खुद सूबेदार था, बंदकसा की सूबेदारी सौंप दी। ठीक है,
आगे बात करते हैं, ये हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनना पसंद करता था। आगे बात करें, इसने 1533 ईस्वी में तीनपना नामक नगर की स्थापना की। कहाँ? दिल्ली में। हुमायूं नामा की रचना इसी के समय गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं के बारे में लेनपुल का कथन है, क्या है कि हुमायूं गिरते पड़ते, भाई एक तो अब उसने अपना जो राज्य था खुद ही कमजोर कर लिया 4 लोगों में बांट करके, उसी तरीके से इसने कई सारे आगे युद्ध भी लड़े थे, और इसी वजह से लेनपुल एक ब्रिटिश लेखक है, उसका कहना है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा, क्योंकि हर टाइम पे ये युद्धों में ही उलझा रहा है। जो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध हैं हम उनके आगे चर्चा करेंगे। जनवरी 1556 में ईस्वी को तीन पन्ना पुस्तकालय में स्थित जो पुस्तकालय किसको शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब जानते हैं कि हुमायूं द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वो कौन कौन से। आ गए ये युद्ध। पहला है, इनका भी एक क्रम है, 31 32 36 39 40 और 55। तो पहला है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध कब हुआ? 1531 में। शासक रुद्रदेव एक तरफ था और हुमायूं दूसरी तरफ। विजयी कौन हुआ? हुमायूं। दूसरा, चुनार का युद्ध कब हुआ? 1532 में। किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के। विजयी कौन हुआ? हुमायूं। आगे होता है गुजरात का युद्ध। शासक कौन था यहाँ का? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच हुआ कब? 3536 में। विजयी कौन हुआ? हुमायूं। लेकिन दो युद्धों में वो चौसा का और कन्नौज के युद्ध में जो शेरशाह सूरी था उससे ये युद्ध हार गया है। तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 में शेरशाह सूरी के मध्य, और इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। आगे कन्नौज बेलग्राम का युद्ध होता है और ये 1540 में। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, इसमें भी शेरशाह सूरी की जीत होती है, और इसी युद्ध में हुमायूं जो शेरशाह सूरी इसका पीछा करते हुए और इसे भारत से बाहर कर देता है हुमायूं को, और ये एक नदी में छलांग लगा देता है, इससे इसकी जान, एक मल्ला भिश्ती मिलता, वो इसकी जान बचा लेता है। इस तरीके से आगे फिर जब शेरशाह के आगे यहाँ पे 1540 से 1555 शेरशाह सूरी का साम्राज्य आता है, और उसी बीच में जब शेरशाह सूरी के 1554-55 के आसपास में जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो कमजोर होते हैं, और फिर से ये हुमायूं युद्ध लड़ता है आकर के, सरहिंद का युद्ध, इसलिए इसको मच्छीवाड़ा की लड़ाई भी बोलते हैं। ये 1555 में हुई। कौन, जो किस किस के बीच? तो ये जो शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था सिकंदर शाह सूर और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया। आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का एम्पायर ये है, इतने एरिया में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह क्यों पड़ा? तो शेरशाह सूरी का इसने एक ही बार में, एक ही तलवार के बार में, शेरशाह ने, फरीद नाम था इसका बचपन का, और इसने एक ही बार में वो तलवार से शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेरशाह पड़ा। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत, कहाँ? जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार के जागीरदार थे, और इन्होंने जो शेरशाह सूरी ने जो शिक्षा ग्रहण की वो जौनपुर से ही की। अब देखो जो बोला था, शेर को एक तलवार के बार में काट देने के कारण बिहार के जो अफगान शासक थे उस समय पर, मोहम्मद बाहर लाहौनी ने इन्हें शेरशाह की उपाधि दी। ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि शेरशाह की उपाधि शेर फरीद को किसने दी थी, तो ये मोहम्मद बाहर लोहानी थे। आगे बात करें, इसने हजरत आला और सुल्तान की उपाधि धारण की। किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे हुमायूं से जीत हासिल करने के बाद इसने पश्चिमोत्तर में बलूचों का वहाँ पर आतंक मचाए रहे थे, तो इनका और इनसे भय भी था, इसलिए इसने बलूचों का उन्मूलन किया। दूसरा, इसी के समय ग्वालियर था और यहाँ पे मालवा और के जो राजा थे उन पे विजय प्राप्त की। शेरशाह की हम मृत्यु की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो रहा तो 5 साल ही शासक रहा, और ये
कालिंजर घेरा के क्रम में गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई। उस समय यह क्या उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था जिस टाइम पे इसकी मृत्यु हुई। और ये कालिंजर कहाँ है? कालिंजर का शासक कौन था उस टाइम पे? कीरत सिंह था। बात करें चांदी का रुपये सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही जारी किया। चांदी के रुपये और तांबे के दाम का जो विनिमय अनुपात था उस समय पे वो 1:64 था। सोने का सिक्का उस टाइम पर असरफी कहा जाता था, तांबे का जीतल था। अन्य तांबे के सिक्कों की बात करें तो ये डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछ लेता है, अदौला पावल और दमड़ी क्या है, तो ये तांबे के सिक्के थे। आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी मुगल प्रशासन के, हम बाद में राजनीति की बाद में बात करेंगे, हम पहले शेरशाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो शेरशाह का शासन था, शेरशाह के शासन में केंद्र में यही सर्वे सर्वा था। शासक ही सबसे बड़ा सर्वे सर्वा होता था। आगे बात करते हैं, केंद्र में शासक होता था सर्वे सर्वा, मुख्य सेना का, राज्य का, प्रशासन का, राजनीति में सर्वे सर्वा। विभिन्न विभाग होते थे और विभाग मंत्रियों में बटे होते थे। कहा जाता है शेरशाह के जो शासन काल में राज्य उपस्थित था, राज्य अनुपस्थित था। ठीक है। और सीधे सरकार, जो जिले को सरकार कहा जाता है, उनकी संख्या 47 मिलती है। सीधे केंद्र से जिलों पर कंट्रोल लगता था। सरकार को आगे परगने में बांटा गया जिसमें मुख्य अधिकारी अमील, मुंसिफ और कानून को मिलते हैं, और परगने को आगे गांव में बांटा गया, जो यहाँ पे स्थानीय लोग थे। शेरशाह ने की भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो शेरशाह ने भूमि का वर्गीकरण उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि में कराया। उन पर उत्पादकता के आधार पर कर लगाए। कर फसल का उत्पादन का कितना था? 1/3 होता था। इसने ये किसानों का हितैषी शासक माना जाता है। इसने किसानों को हल, बैल और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई, और फसल खराब होने की स्थिति में इसने किसानों के साथ नरमी बरती। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसने अलाउद्दीन की जो मसाहत प्रणाली थी, मसाहत प्रणाली का मतलब नाप जोत कृषि की, तथा मापन के लिए इसने, जो अलाउद्दीन की मसाहत प्रणाली को नाप जोत के लिए और मापन के लिए इसने बीघा इकाई को अपनाया, जो अभी वर्तमान में भी चल रही। किसानों को कबूलियत एवं पट्टा, मतलब एक क्या होता था कबूलियत और पट्टा, एक निश्चित, अभी भी ये पट्टे दिए जाते हैं 5 साल में, एक निश्चित समय के लिए भूमि पर अधिकार प्रदान की। शेरशाह की बात करें तो इसने सैनिक सुधार की बात करें तो इसने अलाउद्दीन की भांति शेरशाह ने सेना में दाग और चेहरा प्रणाली, सेना दाग का मतलब है घोड़ों को दागना, और चेहरा प्रणाली का मतलब है जो भी मनुष्य या सेना का जवान था उनका रजिस्टर में हुलिया लिखवाना। ठीक है। इसने भूमि के बदले सैनिकों को नगद वेतन दिया। आगे बात करते हैं, इसने सेना में तेजी से हमला करने वाली तोपों का प्रयोग भी किया। शेरशाह सूरी जी द्वारा कुछ निर्माणकारी कार्य या कल्याणकारी कार्य भी कराए गए, उनके बारे में जानते हैं। शेरशाह ने 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया, जैसे सोनार गांव। सोनार गांव कहाँ पर है? तो ये हम बात करें, ये इंडिया का मैप हो गया, और यहाँ से बंगाल से लेकर के और इधर तक वर्तमान में जीटी रोड, ये सड़कें सोनार गांव से पेशावर तक वर्तमान में जीटी रोड है। सड़कें आजम नाम से बनाई। दूसरा आगरा से बुरहानपुर, तीसरा आगरा से चित्तौड़, चौथा लाहौर से मुल्तान। आगे बात करें तो इसने सड़कों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया, और प्रत्येक सराय में हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति की, यानी नियुक्ति के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया किसी से। इसने एक दान विभाग खोला, कई सारे चिकित्सालयों की भी स्थापना की। बात करते हैं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी। तो शेरशाह के उत्तराधिकारियों में आता है इस्लाम शाह, फिरोज शाह, आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में मिलेंगे हम, मुगल के जो अगले आने वाले शासक थे उनके बारे में बात करेंगे। और जो भी बचे हैं शासक हुमायूं के बाद, हम उनकी चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। क्या पेपर पास में आ रहा है, इसलिए कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाए। थैंक यू।